हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी। वीरेंद्र एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें साइंस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर, और आज अपन पढ़ने वाले हैं पोषण और संतुलित आहार वाला चैप्टर। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना। जो जो नोट्स मैं करवा रहा हूं वो नोट्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं अपन चैप्टर की। तो पहली बात, संतुलित आहार क्या होता है। आहार क्या होता है मतलब अपन जीवित रहने के लिए जो ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको आहार बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। उस आहार से हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें हमारे शरीर में जीने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे? हमें पोषण मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अपनी स्लाइड पे आ जाइए। सबसे पहली बात यही है कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पोषण क्या है। तो सभी जीव किसी भी कार्य करने के लिए क्या ऊर्जा पर निर्भर है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। अब जितने भी जीव हैं ये क्या है? ऊर्जा पर, भोजन पर निर्भर है, क्योंकि वो भोजन ग्रहण करेंगे तभी उन्हें क्या प्राप्त होगी? तभी उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होगी तो वे कार्य करने में, कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे, उनमें शक्ति आएगी। ठीक है, भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? एक तो भोजन हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, और सिर्फ ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता भोजन। आप सोचोगे कि भोजन हमारी भूख मिटाता है, हमें ऊर्जा देता है, नहीं। भोजन भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। भोजन शरीर की टूटी फूटी मरम्मत यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में भोजन बहुत अहम भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है कि जो अनेक प्रकार के रोग है उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बनती है। ठीक है, और जैविक क्रियाओं का संचालन भोजन के द्वारा ही होता है। जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तभी हमारे शरीर में जो अनेक जो ग्रंथियां हैं वे सक्रिय रहती है और जैविक क्रियाओं में भाग लेती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। भोजन की कार्य क्लियर है। अब देखो, और इन सभी कार्यों को संपन्न करने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को क्या बोलेंगे अपन? पोषक तत्व। ठीक है, जो भोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं? भोजन में। और उन्हीं पोषक तत्वों के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए जो आवश्यक होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको अपन पोषक तत्व बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को अपन पोषण कहेंगे। तो इतनी चीज क्लियर होगी पोषण के बारे में। पहले तो इतना बता दो मुझे कि इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? ठीक है, आगे देखो। बात करें अपन पोषक तत्वों के, पोषक तत्वों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ पोषक तत्व है। ठीक है, रासायनिक प्रकृति के आधार पे देखें तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके कार्बनिक पोषक तत्व, एक होते हैं आपके अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, प्रश्न आ जाए कार्बनिक पोषक तत्व कौन से निम्न में से? तो कौन कौन से होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका कार्बनिक पोषक तत्व है। वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये सभी क्या है? आपके कार्बनिक पोषक तत्व। बात करें अकार्बनिक पोषक तत्वों की तो खनिज लवण और जल, ये अकार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, भोजन द्वारा जो हमें मुख्य रूप से खनिज लवण प्राप्त होते हैं या फिर हम जल ग्रहण करते हैं, ये क्या है? अकार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, यदि अपन मात्रा के आधार पे बात करें, ठीक है, तो कई तो हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ है कम मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, ये पोषक तत्व तो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो खनिज लवण, जल है, विटामिन है, ये हमें कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि देखो, जल के भोजन के बिना लोग कितना दिन रह जाएगा। ठीक है, भोजन के बिना लोग, जैसे हंगर स्ट्राइक कर रहा है सोनम वांगचुक, ठीक है, 20 दिन हो गए, अब तो उसको उठा भी लिया। 20 तारीख को लाठियां भी पड़ गई जंतर मंतर पे, है ना। तो बात उस प्रोटेस्ट की नहीं है, बात ये है कि वो लोग चाहते क्या है। ठीक है,
ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता तो सभी लोग साथ, लेकिन उस मंच पे कुछ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो धर्म को उल्टा बोल रहे हैं। कामरा जैसे लोग धर्म के विरुद्ध गाना गा के जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, वो चीज गलत है। ठीक है, इसलिए अपन सीजीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कॉकरोच है ही नहीं। जो लोग खुद को कॉकरोच समझते हैं वो करो सपोर्ट, हम क्यों करें, हम कॉकरोच है ही नहीं। ठीक है, और जहां अन्याय के खिलाफ लड़ना है वहां पे पूरे सारे स्टूडेंट्स खड़े होंगे। ठीक है, पहले भी हुए हैं, पहले थोड़ी ना सीजीपी थी, कॉकरोच जनता पार्टी थी, पहले नहीं थी ना, फिर भी लोग खड़े हुए हैं। एसएससी का प्रोटेस्ट कितना भयंकर था, एसएससी का प्रोटेस्ट कितना भयंकर था। ठीक है, तो चलो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। बात करें अपन कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे भी पोषक तत्वों को बांटा गया। जैसे कुछ ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, ये सिर्फ ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। बात करें वृद्धि और विकास में, मतलब शरीर की वृद्धि, शरीर के विकास के लिए कौन से पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण है और जल है। ठीक है, ये जो पोषक तत्व है ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें शरीर को सुरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाने के लिए कौन से, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन, ये शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं अनेक रोगों से। तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण समझ गए, एक तो आपकी रासायनिक प्रकृति के आधार पे, एक मात्रा के आधार पे, और एक है इसके आधार पे, कार्य के आधार पे। इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें अपन आहार की। ठीक है, आहार, आहार क्या होता है, तो किसी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व युक्त भोजन को क्या बोलेंगे अपन, संतुलित आहार बोलेंगे। मतलब अपन जो भी ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं आहार। तो आहार तो संतुलित भी हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है ना। खराब आहार अपन ग्रहण करेंगे तो अपन कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। तो यही बात है। तो किसी भी शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं, उनको तो अपन क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे असंतुलित आहार कहा जाता है। मतलब कोई भी भोजन है जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाए, जिसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतुलित आहार बोलेंगे, असंतुलित भोजन बोलेंगे। ठीक है, तो संतुलित आहार से तो लोगों को पोषण प्राप्त होता है, लेकिन असंतुलित आहार से लोग कुपोषित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, की वजह से शरीर में क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो पोषण और कुपोषण समझ गए। संतुलित आहार की वजह से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, और असंतुलित भोजन की के फल स्वरूप हमें हमारा शरीर कुपोषित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं अपन, सभी पोषक तत्वों की। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो पोषक तत्व है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जहां से पर्सन बनते हैं। पहले तो बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्राथमिक ईंधन है। ये प्रश्न आएगा कि शरीर का प्राथमिक ईंधन कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर का प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन और हाइड्रेट का मिश्रण होता है। कार्बन और हाइड्रेट के मिश्रण से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 में मिले होते हैं। ठीक है, 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। पर्सन पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ, तो 2:1। कार्बोहाइड्रेट का अणुसूत्र क्या होता है, CH2ON, CH2O, CH2O और होल की पावर n। जैसे n का मान 2 रख दें, ठीक है, 2 को अंदर ले जाएं तो कार्बन 2 हो जाएंगे, जल हाइड्रोजन के अणु 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अणु 2 हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे ये है CH2ON, यदि हम यहाँ पे n का मान कितना ले लें, 2 ले लें, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H4O2। ये भी क्या अपना कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या अपना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर इनको कीटोन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। जैसे अपना C2H4O2 बना है, ठीक है, जैसे ही अपन C2H4O2 को अपन बॉन्ड में तोड़ेंगे तो देखो कार्बन कितने अपने पास, कार्बन है 2। ठीक है, तो एक तो बंद ये हो गया, हाइड्रोजन अपने पास 4 है,
हाइड्रोजन अपने पास क्या है, 4 है, तो अपन क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। इतने क्लियर होगी चीज, CH2 CH2। अब इनमें अपन क्या जोड़ देंगे, इनमें इनको कीटोन बनाना है, तो इनमें, ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे करते हैं। जैसे सूत्र अपना CH2O, ठीक है, तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ क्या लग जाएगा, एक ऑक्सीजन समूह है, लग जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा समूह हो गया, ये एल्डिहाइड समूह भी होता है, यदि किसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन बंध बना रहा है तो वहां पे कीटोन समूह भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। उसके बाद जब अपन एक कार्बन और जोड़ते हैं तो ये बंध टूट करके ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या बन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं। तो इतनी चीज क्लियर होगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बात करें कार्बोहाइड्रेट में जो पाचन क्रिया है, तो पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है। जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा में अपन भोजन ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से, ठीक है। जिससे शरीर को सर्वप्रथम क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा 60 से 70% कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न आ जाए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत ऊर्जा शरीर को देता है, तो 60 से 70% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। बात करें अपन ऊर्जा का, ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, मतलब जो पोषक तत्व युक्त भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है, उसको अपन मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो अमाशय में, मुख गुहा से तो कार्बोहाइड्रेट जाता है, अमाशय में प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, ठीक है। और अंत में धीरे धीरे उसमें से क्या निकल जाती है, वसा निकल जाती है, जो सभी भागों को क्या बनाती है, चिकना बनाती है और सुडौल बनाती है, ठीक है, जिससे सभी भाग क्या रहते हैं, सही रहते हैं। उसके बाद देखो ऊर्जा देने का क्रम क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके उससे कम कौन देता है, प्रोटीन, उससे कम ऊर्जा कौन देता है, वसा। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट। बात करें कैलोरी की, तो सबसे अधिक कैलोरी कौन देती है, अपनी वसा। कितनी कैलोरी, 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम, 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा देता है, 4.3 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा देता है, 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देता है, ठीक है। तो सर्वाधिक कैलोरी कौन सा पोषक तत्व देता है, वसा, ये याद रखो, सर्वाधिक कैलोरी। और सबसे कम कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, सबसे कम ऊर्जा वसा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब इस टॉपिक पे आते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं शर्करा के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। शर्करा के आधार पे बात करें तो शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक तो होती है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट, एक होता है स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा उपस्थित हो, शुगर उपस्थित हो, है ना, शर्करा यानी कि शुगर, चीनी, ठीक है, शुगर उपस्थित हो। जैसे कि जो गन्ना है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें शर्करा होती है, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, खजूर है, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, लेकिन इन सभी में क्या होती है, शर्करा होती है। तो ये कौन से हो गए, ये शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। सेम वैसे ही स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, मतलब जिनमें शर्करा क्या होती है, उपस्थित नहीं होती, जिनमें स्टार्च होता है, जैसे आलू, चावल, अनाज है, ये इनमें शर्करा नहीं होती, लेकिन ये हमें स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट का जो शर्करा के आधार पे अलग अलग प्रकार है वो देखते हैं। पहला एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है, ठीक है।
मोनोसेकेराइड, नाम याद रखना, मोनोसेकेराइड, जो सबसे सरल इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एकल सेकेराइड उपस्थित होते हैं, और ये सबसे क्या है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, और इसका जल अपघटन नहीं होता। इस जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड, इसका जल अपघटन नहीं होता। स्वाद में मीठी होती है, क्योंकि ये क्या है, इनमें शर्करा होती है। स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है, और ये जल में आसानी से घुल सकती है, और जल में आसानी से घुल सकती है, इसको अपन बोलते हैं मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन सी होती है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आपकी क्या है, मोनोसेकेराइड इकाई है, ठीक है। जैसे पहचान कैसे करेंगे, जो सामान्य जो शर्करा होती है, जो सर्वाधिक जो कॉमन मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो हमारे खून के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो खून में होती है ना, कि इसी को शुगर हो गई, कि उसी की शर्करा अधिक हो गई, खून के अंदर शर्करा की मात्रा अधिक हो गई, कम हो गई, ठीक है, शुगर नाम आपने सुना होगा, तो वो है। बात करें अपन फ्रक्टोज की, ठीक है, फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, जो फल और शहद वगैरह होते हैं ना, उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज को क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर बोलते हैं। राइबोज, जो हमारे खून के अंदर जो आरएनए और डीएनए होता है ना, तो आरएनए में ये होती है। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होती है, और इन्हीं के आधार पे क्या नाम रखा गया है, डीएनए का और आरएनए का। बात करें अपन डीएनए की, प्रश्न आ जाए देखो, कि डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, तो डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बात करें आरएनए की बताओ, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, खासकर डीएनए की ज्यादा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन डाई या फिर ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब बहुत सारी अलग अलग सरकारें आपस में जुड़ करके नई सरकारों का निर्माण करें, ठीक है, श्रृंखला का निर्माण करें, उसको बोलते हैं अपन ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं, मतलब कि दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लिया, एक डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड इकाई का निर्माण कर लिया। ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाई आपस में जुड़ करके ओलिगोसेकेराइड बनाती है, ठीक है। इनमें शर्करा उपस्थित होती है, और ये जल में घुलनशील होती है, और इनका जल अपघटन भी आसानी से हो सकता है। ये जितने भी हैं, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज होते हैं। प्रश्न आता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर कौन सी मोनोसेकेराइड इकाई है, कौन सी है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। माल्टोज में कौन कौन सी है, माल्टोज में है ग्लूकोज तथा ग्लूकोज, ठीक है, दो ग्लूकोज के इकाइयों का आपस में जोड़ कर। लैक्टोज, लैक्टोज में एक तो आपकी ग्लूकोज, एक आपकी ग्लैक्टोज, ठीक है, तो लैक्टोज में पूछे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद बात करें अपन पॉलीसेकेराइड की, सबसे जटिल संरचना, जिसमें असंख्य बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ करके एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करें, उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिनमें एक से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं। इनका जल अपघटन आसानी से हो सकता है, लेकिन ये इनका स्वाद मीठा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जब आपस में मिल जाए तो इनका स्वाद मीठा नहीं होता। ये जल में भी घुलनशील होती है और अनएप्साइक होती है, मतलब इनका पाचन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और जल में भी घुलनशील होती है, जैसे कि जो स्टार्च होता है, ठीक है, जैसे स्टार्च क्या एक पॉलीसेकेराइड इकाई है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः जो पादपों में जो भोजन का भंडारण है उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, पादपों में जो भोजन का भंडारण है उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन अगर अपन किसी भी पौधे की पत्तियों पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा पत्ती का, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या है, स्टार्च उपस्थित है उस पौधे की पत्ती के ऊपर, ठीक है। बात करें अपन ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन भी क्या एक पॉलीसेकेराइड इकाई है, जो जंतुओं में भंडारित होती है, जंतुओं में भंडारित होती है। सेलुलोज है, जो पादप कोशिका की क्या है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है, और सेलुलोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है, सेलुलोज की उपस्थिति से ही क्या होता है, क्या होता है, से प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, संभव होती है। तो सेलुलोज का एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बात करें अपन काइटिन की, तो कवक की कोशिका भित्ति और कीटों के जो बाहर का आवरण है वो किससे बना होता है,
काइटिन पॉलीसैकेराइड से। बात करें अपन हिपेरिन, जो रक्त का थक्का रोधी कारक है, ठीक है, मतलब शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकता है, कौन सा? हिपेरिन। ठीक है, प्रश्न हर एक लाइन से कैसे भी घुमा करके, रिवर्स करके, दाएं बाएं करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बात भी कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें वसा की। कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक कंप्लीट। एक बार फिर से देखो, कार्बोहाइड्रेट पे नजर मार लेते हैं अपन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है यार। पर्सन तो कैसे भी आ सकता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शरीर का सबसे प्राथमिक ईंधन होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 में मिश्रित होती है। ठीक है, इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 60 से 70% ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शर्करा के आधार पर दो टाइप का होता है, एक शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट। शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जिनमें शर्करा उपस्थित होती है। और स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जिनमें शर्करा उपस्थित नहीं होती। ठीक है, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन से हो गए? गन्ना, शक्कर, गुड़, शहद, खजूर, ये सभी क्या हो गए? शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च युक्त कौन से होते हैं? आलू, अनाज और चावल। उसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट की, सबसे पहली इकाई, सबसे सरल इकाई मोनोसेकेराइड, जो अकेली होती है। ठीक है, ये एकल सैकेराइड होती है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इनका जल अपघटन नहीं होता। स्वाद में ये मीठी होती है, जल में ये घुलनशील होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये सभी क्या होती है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बाद होती है आपकी डाइसेकेराइड इकाइयां। डाइसेकेराइड जैसे कि ऐसी सेकेराइड इकाइयां जिनमें दो मोनोसेकेराइड इकाई निर्मित होती है। ओलिगोसेकेराइड की क्या बोलते हैं? जिनमें 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ करके एक नई सेकेराइड इकाई का निर्माण करें। ठीक है, और इनका जल अपघटन भी आसानी से होता है, ये स्वाद में भी मीठे होते हैं और ये जल में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज है वो ग्लूकोज तथा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अब कैसे मिलकर बना होता है, मैं यहाँ पे आपको संरचना भी समझा सकता हूँ, लेकिन इतना डीपली आपसे पूछा नहीं जाता, तो संरचना की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि जिस रास्ते हमें जानेंगे उसको पहचान कर हम क्या करेंगे। ठीक है, बात करें पॉलीसेकेराइड इकाइयां कौन सी है? जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, हिपेरिन है, ये सभी कौन सी इकाइयां हैं? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें एक से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां निर्मित आपस में मिलकर के निर्मित करती है इनको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वसा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वसा की। वसा क्या है? ठीक है, तो सबसे अधिक कैलोरी कौन देता है हमें? हमारे शरीर को सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक कैलोरी, सबसे अधिक कैलोरी हमें वसा प्रदान करती है, सबसे अधिक कैलोरी। ठीक है, बात करें ये वसा की, तो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह, वसा है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तरह किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या, वो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या से क्या होती है? बहुत सी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है वसा के अंदर। ठीक है, वसा है वो वसीय अम्लों से उत्पन्न होती है। वसा किससे उत्पन्न होती है? वसीय अम्लों से उत्पन्न होती है। जंतुओं में इसे क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। जो वसीय अम्ल होते हैं उन्हीं को जंतुओं के अंदर क्या कहा जाता है? वसीय अम्ल कहा जाता है। बात करें अपन जो सामान्य वसा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल जब 3:1 में मिलते हैं तब हमारे जो सामान्य अपन वसा बोलते हैं, चिकनाहट बोलते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, वो है सामान्य वसा। बात करें अपन घुलनशीलता की, तो जो वसा है वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, जैसे आपने तेल देखा हो, तेल में वसा उत्पन्न होती है। जब तेल को अपन जल के ऊपर डालते हैं तो वो जल की सतह पे तैरता रहता है, जल की सतह पे वो तैरता रहता है। ठीक है, अब जल की सतह पे वो तैरेगा तो वो क्या है? वसा है। क्यों? क्योंकि वसा हमेशा क्या होती है? जल में अघुलनशील होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई वसा के बारे में। आगे देखो,
वसा कार्बनिक यौगिकों में क्या होती है, घुलनशील होती है। जो वसा है, जो चिकनाहट है, वो जैसे कार्बनिक यौगिक है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर है, इनमें क्या होती है, घुलनशील होती है, इनमें होती है वो घुलनशील। बात करें अपन लिपिड, सरल लिपिड, ठीक है। सरल लिपिड का मतलब क्या है कि जो सरल वसा पाई जाती है, सरल है जो वसा पाई जाती है जंतुओं में और पादपों में। तो जंतु वर्सेज पादपों की अपन क्या पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे। तो जो पादप वसा है वो सामान्यतः असंतृप्त वसा होती है। वो सामान्यतः क्या होती है, असंतृप्त वसा होती है। असंतृप्त वसा मतलब असंतृप्त कार्बन कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिनके अंदर सिर्फ एकल बंध पाए जाते हैं, जिनके यौगिकों में सिर्फ और सिर्फ एकल बंध पाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। और जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, मतलब दो बंध भी हो और तीन बंध भी हो, उन्हें बोलते हैं अपन असंतृप्त। तो देखो, तो जो पादपों में जो वसा पाई जाती है वे क्या होती है, असंतृप्त वसा होती है। मतलब उसके जो यौगिक होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं या फिर उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन 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 जो जंतुओं में वसा है वो, उनमें हमेशा कौन सी वसा पाई जाती है, संतृप्त वसा पाई जाती है। मतलब है उसके यौगिकों में हमेशा एकल बंध ही होता है, ठीक है। पादप वसा शरीर के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। जैसे मूंगफली से निकलने वाली वसा, तिल से निकलने वाली वसा, जैसे अपन बोलते हैं ना तेल, तेल वसा ही तो है। तो मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सभी क्या है, आपकी पादप की वसा है, ठीक है। और सरसों, सोयाबीन, अलसी, ठीक है, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, ये सभी का आपकी पादप वसा है, ठीक है। लेकिन 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 जो नारियल का तेल है वो पादप वसा नहीं है, अपवाद है ये। जो नारियल का तेल है वो पादप वसा नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें अपन जंतु वसा की, तो जंतु वसा में देखो, जंतु वसा हमेशा क्या होती है, संतृप्त वसा होती है। और ये जंतुओं की जो वसा होती है वो शरीर के लिए नुकसानदायी होती है। कई जंतुओं के शरीर से क्या निकालते हैं, वसा निकालते हैं, ठीक है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जो घी निकालते हैं ना अपन, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, अधिक मात्रा में सेवन करें तो। मक्खन निकालते हैं, है ना, गाय वगैरह के, वो भी जो चर्बी वगैरह निकालते हैं ना, सुअर की, गाय भैंसों की, है ना, उससे जो चमड़ी से जो वसा निकालते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। लेकिन जो मछली का तेल होता है वो हमारे लिए लाभदायक है, ये क्या है आपको आता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, इतनी इतनी चीज क्लियर होगी वसा के बारे में, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, या फिर बोले तो अपन पादप वसा और जंतु वसा, ठीक है यार। आज ना इसमें घर वाले बोलते हैं क्या, कणोत्ता पड़ गया, या फिर यहाँ से दर्द होता है तो कणोत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुख रहा है बहुत ज्यादा। अब देखो, अब आगे देखो, अपन बात करते हैं अपन संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। एक तो होता है आपका संयुक्त लिपिड, एक होता है व्युत्पन्न लिपिड। संयुक्त लिपिड कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी क्या हो, उपस्थित हो, उनको तो अपन बोलेंगे संयुक्त लिपिड। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, एमिनोलिपिड हो गया और सल्फोलिपिड हो गया। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं और फास्फोरस के तत्व भी पाए जाते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी बेटा। अब बात करते हैं अपन व्युत्पन्न लिपिड की। व्युत्पन्न लिपिड कौन से होते हैं, जो सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ड्राइव्ड लिपिड, जैसे कि स्टेरॉइड है, स्टीरोल्स है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनोइड होते हैं ना, ये सभी क्या आपके व्युत्पन्न लिपिड है। स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए ना, जो शरीर में बॉडी वगैरह बनाने के लिए, जिम वगैरह जाने के लिए स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं ना, वो गलत होते हैं बेटा, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर वजन बढ़ता है, ये रक्त वाहिकाओं में जम जाता है, जिससे हृदयघात का खतरा रहता है। यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, स्टेरॉइड से भी यही होता है, यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त की वाहिकाओं में जम जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा रक्त बहाव की स्पीड है वो कम होती है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और हार्ट अटैक आएगा तो आपको समझता ही क्या होता है, ठीक है। फिर तो वही बात हो जाएगी कि
किसी से करना ना ये वादा, चाहेंगे हम तुमको हद से भी ज्यादा। ये प्यार प्यूर सब बकवास की बात होती है प्रियांशु बाबू। बात करें अपन वसा के महत्वपूर्ण कार्यों की, ठीक है। वसा हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाते हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे हार्मोन और विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, वसा करती है। ऊर्जा का केंद्र क्या होता है, वसा होती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न आ सकता है 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिका व अंगों की सुरक्षा कौन करती है, चोट से बचाती है वसा, ठीक है। जोड़ों में स्नेह का कार्य कौन करता है, जोड़ों में स्नेह का कार्य वसा करती है। शरीर को लचीलापन कौन प्रदान करता है, वसा करती है। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है, वसा करती है, ठीक है। कौन करती है, वसा करती है। वसा के अपघटन से वस्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। वसा के अपघटन से ग्लिसरॉल तथा वस्य अम्ल प्राप्त होते हैं। ये होते हैं वसा के इंपॉर्टेंट कार्य। वसा के इंपॉर्टेंट कार्य, इतनी चीज क्लियर होगी बेटा। ओके। उसके बाद देखो वसा का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। बीएमआई में, इसमें किया जाता है बीएमआई में। आहार और ऊर्जा का संतुलन का अंतिम गणितीय मापक होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्शन, बॉडी मास इंडेक्शन, ठीक है। एक कोई मापांक होता है, उससे की सहायता से क्या निकालते हैं, शरीर का भार निकालते हैं, बीएमआई निकालते हैं। और बीएमआई एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अभी जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है उसके अंदर बीएमआई लागू कर दिया गया। अब से जो बच्चे अंडर वेट हो जाते थे, ओवर वेट हो जाते थे, वो अब नहीं चलने वाला। अब क्या है कि अब आपका जो बॉडी का वेट है वो और आपकी जो हाइट है, ठीक है, उन दोनों में हाइट की स्क्वायर और वजन का और उन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास एक मापांक प्राप्त होगा। यदि वो 18 से 25 के बीच है, 18 से 25 के बीच आ रहा है, तो आप क्या हो, फिजिकल में आपको ओवर वेट नहीं किया जाएगा, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अभी नया सिस्टम लागू हुआ है, देखना अधिकांश बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी वसा। तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर है, वसा क्लियर है। अब बात करते हैं अपन प्रोटीन की। ठीक है, आप 1 मिनट वेट करिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, जी बताओ सारा। अब देखो, अब आप बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर जीवन का आधार है, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो वो भी दिक्कत है। देखो कार्बोहाइड्रेट अलग आपका अलग काम करता है, वैसा आपका अलग काम करती है, प्रोटीन आपका अलग काम करता है। यदि सभी में संतुलन रहेगा तभी हम स्वस्थ हैं। यदि इन सभी चीजों में असंतुलन आ गया तो हम क्या है, अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, पॉल मुल्लर ने। पॉल मुल्लर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। पॉल मुल्लर और बर्जिलियस द्वारा प्रोटीन की खोज की गई, ठीक है। प्रोटीन है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से मिलकर बना है। जो प्रोटीन वर्ड है वो
ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। और प्रोटियस का मतलब होता है प्राथमिक या फिर अति महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्व है, ठीक है। ये जैविक घटकों में सबसे आवश्यक है, शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, मतलब शरीर को बनाने वाला ब्लॉक। जैसे एक कोई बिल्डिंग बनती है तो एक एक ईंट से बनती है ना, वैसे हमारा शरीर बनता है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। इसलिए आजकल लोग बॉडी वगैरह बनाने के लिए प्रोटीन सेवन करते हैं, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रोटीन है उसका सेवन करते हैं, तो उसका नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक जो खाद्य पदार्थ हैं जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जो बाजारों में केमिकल वाले मिलते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में जो जल है वो 70 से 80% पाया जाता है। जल कितना पाया जाता है? 70 से 80% हमारे शरीर में जल ही पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है 10 से 15%। तो जल तो अकार्बनिक हो गया, ऑर्गेनिक के अंदर तो प्रोटीन ही आ रहा है सबसे अधिक 10 से 15%। न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए ये भी न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। ये 5 से 7% पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3%, वसा 2% और अन्य सभी चीजें 1% हमारे शरीर में पाई जाती है। इतनी चीज क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो जो एमिनो अम्ल है ये आपस में जुड़ करके, एमिनो अम्ल की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके एक बहुलक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो एमिनो अम्लों का जो बहुलक होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 एमिनो अम्ल क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, ठीक है। जिनमें से 10 तो आवश्यक एमिनो अम्ल है और 10 क्या है? अनावश्यक एमिनो अम्ल है। और ये सभी दोनों आपस में जुड़ कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जो जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसे एमिनो अम्ल जिनका शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता, जिनको अपन बाहर से भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, बाहर से अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। और जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, क्योंकि जो हमारे पास है अब अपन तो उसकी कदर नहीं करेंगे। जो अपने पास प्रेजेंट टाइम में अपन उसकी कदर नहीं करेंगे, ठीक। जो अपने पास जो चीज नहीं है अपन उसकी कदर करेंगे, ठीक है, उसको पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अपने पास है उसका अपन कदर नहीं करेंगे। तो सेम वही बात है, जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद जो एमिनो अम्ल बनते रहते हैं वे तो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, और जो बाहर से अपन भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं वे आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। 10-10 हैं। और ये 10-10 मिलकर के 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और किससे मिलकर बने होते हैं? ये सभी जो एमिनो अम्ल है ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एमाइड बंध बताया था ना, एमाइड बंध, सहसंयोजक बंध। वैसे ही जो ये एमिनो अम्ल है ये आपस में जुड़ करके इनके मध्य कौन सा बंध बनता है? इन दोनों के मध्य, इन यौगिकों के मध्य पेप्टाइड बंध बनता है, ठीक है। कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध। तो एमिनो अम्लों के मध्य परस्पर कौन सा बंध बनता है? प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। कौन सा बंध बनेगा? पेप्टाइड बंध बनेगा, ठीक है। जैसे पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए इसको इसे क्या कहा जाता है? इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। मतलब कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, इसलिए प्रोटीन को अपन क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन प्राप्त कैसे होता है। प्रोटीन हमें दूध से, पनीर से, दाल से, मांस या मछली, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। और सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है सोयाबीन और मूंगफली से। सोयाबीन और मूंगफली से सबसे अधिक प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। बात करें अपन एकल कोशिका प्रोटीन की, तो एकल कोशिका प्रोटीन में एक सेकंड,
ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो, वे एक प्रोटीन हो और जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिनके जिनमें क्या हो, प्रोटीन उपस्थित हो प्रचुर मात्रा में, उनको बोलेंगे। क्योंकि सूक्ष्म जीव हो तो एकल कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिका उनमें होगी नहीं, तो ऐसे एक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपस्थित हो, जिनको भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हो, जिनको भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हो, उनको बोलेंगे अपन एकल कोशिका प्रोटीन। जैसे कि जो मशरूम है, कवक है, मशरूम में प्रचुर मात्रा में कवक सॉरी प्रोटीन होता है और वो एकल कोशिका ही है, एक एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो अपन इसका सेवन करते हैं, ठीक है, जिसे अपन खूमी वगैरह भी बोलते हैं। बात करें अपन स्पाइरुलिना, ठीक है, जिनके अंदर 60 से 65% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बात करें क्लोरेला, क्लोरेला में भी प्रोटीन पाया जाता है और ये एकल कोशिकीय प्रोटीन होती है। उसके बाद देखो, प्रोटीन हमें कितने कैलोरी ऊर्जा देती है? प्रोटीन हमें 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन हमें 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा हुए? 4.3 कैलोरी ऊर्जा हुई। प्रश्न आ सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। बात करें अपन प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। तो भोजन या खाद्य पदार्थ में अपन जल मिलाएंगे सबसे पहले। हम ये प्रोटीन की जांच करनी कि प्रोटीन की क्या पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता, उस भोजन में प्रोटीन है या फिर नहीं, उसके जांच करने। तो अपन उस भोजन या खाद्य पदार्थ में अपन पहले तो क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे, ठीक है। जल मिलाने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट की 2-4 बूंदे डाल देंगे, उसमें कॉपर सल्फेट की 4-5 बूंदे डाल देंगे और उसमें फिर कास्टिक सोडे की 10 बूंदे डाल देंगे। यदि अगर उस खाद्य पदार्थ का भोजन का रंग क्या हो गया, बैंगनी होना शुरू हो गया, बैंगनी कलर का वो दिखना शुरू हो गया, मतलब कि उसमें क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से अपन क्या करेंगे? प्रोटीन की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? जिस जिस किसी भी खाद्य पदार्थ या भोजन की हमें प्रोटीन की जांच करनी है, तो उसमें पहले तो अपन जल मिलाएंगे, 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाएंगे और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की डालेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद यदि उस खाद्य पदार्थ का भोजन का रंग गुलाबी हो जाए, सॉरी बैंगनी हो जाए, है ना, उसका रंग कैसा हो जाए? बैंगनी हो जाए। बैंगनी रंग आते ही आप क्या मान लोगे? उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 1 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.3 कैलोरी ऊर्जा, याद रखना। अब देखो, बात करें अपन प्रोटीन की, ठीक है, प्रकृति या फिर संरचनात्मक प्रोटीन। तो एक होती है कोलेजन, इन प्रोटीनों के बारे में ध्यान रखना। एक होते हैं आपके कोलेजन, जंतुओं में सर्वाधिक उपस्थित होती है प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? अस्थियों में, उपास्थियों में ये प्रोटीन पाई जाती है। जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है कोलेजन। कोलेजन समझ में आ गए। उसके बाद एक होती है आपकी रूबिस्को। कौन सी होती है? रूबिस्को। रूबिस्को पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को, जो पादपों और पौधों में पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को है। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को है, ठीक है। बात करें अपन किरेटिन की, तो किरेटिन जो प्रोटीन है, याद रखना, किरेटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? किरेटिन प्रोटीन हमारे बाल में, ठीक है, हमारी त्वचा, हमारे नाखून, हमारे जैसे जानवरों के अंदर उनके सींगों में, उनके खुरों में, ठीक है, इन सभी जगह में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किरेटिन प्रोटीन। प्रश्न आ चुका है, बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किरेटिन प्रोटीन। नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नाखूनों में किरेटिन प्रोटीन। हमारी त्वचा पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किरेटिन प्रोटीन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद मायोसिन या एक्टिन, जो मायोसिन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर की जो मांसपेशियां, प्रश्न आ सकता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों में पाई जाती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन के बारे में। बात करें अपन हिस्टोन की, किसकी बात करें? हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारे डीएनए तथा आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बात करें अपन रक्त प्रोटीन, ठीक है। रक्त प्रोटीन में क्या, कौन किस किस में होती है? हीमोग्लोबिन में होती है, एल्ब्यूमिन, थ्रोम्बोबिन, फाइब्रिनोजेन,
ग्लोबिन सॉरी ग्लोबुलिन, ये सभी प्रोटीन क्या पाई जाती है, हमारे रक्त में पाई जाती है। तो रक्त प्रोटीन कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन भी रक्त प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, ग्लोबुलिन है, ये सभी कौन सी हमारे खून में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है। और जो केसिन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है, दूध में। प्रश्न आ जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटीन के मुख्य कार्य। प्रोटीन के मुख्य कार्य जानने से पहले मैं एक बार देखो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। मैं प्रश्न बोल के बता देता हूँ कि जंतुओं के शरीर में अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या फिर जंतुओं में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कोलेजन प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में रूबिस को प्रोटीन पाई जाती है। या फिर पेड़ पौधों या पादपों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रूबिस को प्रोटीन पाई जाती है। बालकनी बाल त्वचा नाखून सींग और खुरों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए तथा आरएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन। ठीक है। हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, ये सभी प्रोटीन किसमें पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है। ठीक है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। एक सेकेंड। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन नामक प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है। इतनी चीज क्लियर है प्रोटीन के बारे में। ठीक है। अब देखो प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं अपन, प्रोटीन के इंपोर्टेंट वर्क। ठीक है। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत का कार्य और शरीर के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन प्रोटीन का कार्य है। शरीर की वृद्धि करना, मरम्मत करना, ठीक है, और शरीर का निर्माण करना। एंजाइम के रूप में कार्य करना, हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उसके रूप में कौन कार्य करता है, प्रोटीन कार्य करती है। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं, हार्मोन भी प्रोटीन है। ठीक है। प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको बनाने में भी कौन सहायता करता है, प्रोटीन सहायता करती है। शरीर में ऑक्सीजन के संचरण के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सहायक होती है, प्रोटीन होती है। जल वसा कार्बोहाइड्रेट, जब वसा व कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं हो तो प्रोटीन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जब लोग भूख हड़ताल पे जाते हैं, ठीक है, भूख हड़ताल पे जाते हैं, जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है वही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। तो पहले तो प्रोटीन के बारे में इतनी चीज समझ गए, ये बताओ। उसके बाद देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो होता है आपका मेरास्मस, ठीक है, मेरास्मस या फिर क्वासियोकोर, ठीक है, क्वासियोकोर, ये रोग दो होते हैं जिनका कारण क्या है, प्रोटीन की कमी से तो क्वासियोकोर होता है, और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से, यानी कि कैलोरी यदि हमारे शरीर को सही मात्रा में प्राप्त नहीं होती तो हमारे शरीर में मेरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है। तो क्वासियोकोर रोग है वो कौन सी आयु में ज्यादा होने की संभावना रहती है, 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनमें। ठीक है। और जो मेरास्मस रोग है वो 1 से 5 साल तक के बच्चों में। ठीक है। क्वासियोकोर में कौन सा लक्षण होता है, भूख यदि आपको कम लगती है, पेट का आकार, जो पेट का आकार है वो विकृत होना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो तब आपको कौन सा रोग होता है, क्वासियोकोर रोग होता है। ठीक है। और मेरास्मस में क्या होता है, पूरा जो शरीर है वो बहुत पतला हो जाता है, पूरा शरीर सिकुड़ जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग अच्छे से आप समझ गए होंगे। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्लियर है। अब चलते हैं अपन विटामिन की तरफ, एक ही चैप्टर, वन शॉर्ट क्लास। अब अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ। चालू है ना माइक, यार माइक बंद ना हो जाए। अब अपन चलते हैं अपन किसकी तरफ, विटामिन की तरफ, तो चलो। हम्म, आज की क्लास में 100% बनेंगे, पूरे 100, हर एक पर्सन, हर एक लाइन से पर्सन बन रहे हैं। 100% आज की क्लास से कवर कर लीजिए।
थ्योरी समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैं 1 मिनट का वेट चाहता हूँ, पानी पी के आता हूँ तब तक। ओके, 1 सेकेंड। चलिए, अब बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में। तो विटामिन हमारे शरीर का रक्षक होता है। विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर का रक्षक होता है, जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है, ठीक है। देखो, तो विटामिन है, सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम ल्यूनीन, ल्यूनीन नामक वैज्ञानिक था 1881 में, ठीक है। 1881 में सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी किसने? ल्यूनीन ने 1881 में, ठीक है। उसके बाद विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? विटामिन का सिद्धांत दिया था हॉपकिंस ने, ठीक है। उसके बाद फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज करके विटामिन शब्द का नामकरण दिया। सर्वप्रथम जानकारी दी ल्यूनीन ने, विटामिन का सिद्धांत दिया हॉपकिंस ने, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। और इसका नाम भी विटामिन किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। लेकिन लोगों के यही वहम होता है कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये चीज गलत है, हमारे शरीर को विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है? ये शरीर की सुरक्षा देते हैं, एक तो शरीर को सुरक्षा देते हैं, हमारे शरीर के, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किसका है? विटामिन का है, ठीक है। ये अल्प मात्रा में आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जंतुओं में इनका अवशोषण नहीं होता, जंतुओं में इनका अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। बात करें अपन विटामिन के वर्गीकरण की, तो विटामिन दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होते हैं आपकी वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए और विटामिन के, ये सभी तो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसकी कैसे याद रखोगे वसा में घुलनशील विटामिन को? ए डी ई के, यानी कि एडेक। बात करें अपन जल में घुलनशील विटामिन की, तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है? आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन ए डी ई के ये तो है जल वसा में, और जल में कौन से विटामिन घुलते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा यकृत है, जो हमारा लीवर है, ये क्या करता है? विटामिन ए का अवशोषण करता है। हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, ये विटामिन डी का अवशोषण करती है। हमारी जो आंत है ये विटामिन बी 12 और विटामिन के का अवशोषण करता है। प्रश्न आ जाए विटामिन ए का अवशोषण कौन सा भाग करता है शरीर का? यकृत, ठीक है। विटामिन डी का अवशोषण कौन करता है? त्वचा, ठीक है। विटामिन 12 का अवशोषण कौन करता है? अपनी आंत। और विटामिन के का अवशोषण कौन करता है? अपनी आंत, ठीक है। प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं थ्योरी के अंदर। उसके बाद देखते हैं अपन विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल का नाम क्या दिया गया बाद में? विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? रेटिनॉल की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने। और विटामिन ए का नामकरण किसने किया था? पॉल कोरर ने। विटामिन ए का नामकरण किसने किया था? पॉल कोरर। देखो यहाँ से प्रश्न मत दे,
विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन ए का नामकरण किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो विटामिन ए है ये डब्ल्यूबीसी के निर्माण और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, जो विटामिन ए है वो हमारे डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर के अंदर निर्माण करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन ए क्या करता है, और विटामिन ए है वो हमारे जो आंखों की सुरक्षा है, ठीक है, आंखों की देखने की क्षमता है उसकी सुरक्षा करता है विटामिन ए। ठीक है, जो हमारी कॉर्न सेल है, जो शंकु कोशिका है, तो ये प्रकाश में क्या होती है, सक्रिय होती है, रंग उत्पन्न करती है। ठीक है, जो किसके कारण होती है, ऑप्शन वर्णक के कारण होती है। और जो शलाका कोशिका है जो हमारे आंखों में होती है, ये रात्रि में सक्रिय होती है। ठीक है, मतलब कि जो वर्णांधता होती है ना, कईयों को दिन में दिखता रात में नहीं दिखता, कईयों में कलर के अंदर, ठीक है, अलग अलग दिक्कत होती है। तो जो आंखों की सुरक्षा कौन देता है, हमें विटामिन ए देता है। ठीक है, तो ऑप्सिन वर्णक और विटामिन ए मिलाकर के किसका निर्माण करते हैं, रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं, जिससे रात्रि में दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसी को रात्रि में दिखाई नहीं देता तो हमारी जो शलाका कोशिका उसमें रोडोसिन नामक बनता है, और यदि अपन विटामिन ए को भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं तो रोडोप्सिन का निर्माण होता है, जिससे हमें रात्रि में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है, रात में अंधा। प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो विटामिन ए याद रखना। ठीक है, उसके बाद जीरोफ्थेलियम, ठीक है, जीरोफथेलमिया, जीरोफथेलमिया। ठीक है, ये रोग क्या होता है, जिसमें आंखों में जलन होती है लेकिन आंसू नहीं आते, ये रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। कॉर्निया जीरोसिस, जो हमारे आंख के अंदर जो कॉर्निया है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए विटामिन ए हमारी आंखों की सुरक्षा प्रदान हमारी करता है, तो विटामिन ए का भरपूर सेवन करना चाहिए आंखों की सुरक्षा के लिए। और विटामिन ए हमें प्राप्त कैसे होगा, विटामिन हमें ए प्राप्त होगा गाजर से, जो सुनहरे चावल होते हैं उनसे, पालक से, पपीता या फिर आम से, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो पादप हो गए। बात करें दूध, जो जंतुओं का दूध होता है उससे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है, और जो मछली का तेल होता है उससे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करते हैं अपन, एक सेकेंड। अब अपन बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, बात करें अपन विटामिन डी की, तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैलिसफेरोल। ठीक है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैलिसफेरोल। और जैसे सूर्य का प्रकाश अपन बोलते हैं ना, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा के ऊपर पड़ता है, जिससे डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल वसा बनती है। ठीक है, जिससे विटामिन डी का सबसे तेज संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अपन सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि विटामिन डी से हमें कौन सा वसा प्राप्त होती है, सॉरी, विटामिन सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। इतनी चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। ओके, ठीक है, तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, हार्मोन विटामिन बी है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विटामिन डी टू, एक होते हैं विटामिन डी थ्री। ठीक है, डी टू को बोलते हैं अर्गिकैलिसफेरोल, और डी थ्री को बोलते हैं पॉलीकैलिसफेरोल। ठीक है, डी टू को बोलेंगे अर्गिकैलिसफेरोल, और डी थ्री को बोलेंगे पॉलीकैलिसफेरोल। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगी। विटामिन दो प्रकार की होती है, विटामिन डी और विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हड्डियों से जुड़े हुए रोग होते हैं। ठीक है, हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर तो रिकेट्स रोग नामक रोग होता है। प्रश्न आ चुका है कि रिकेट्स रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, यानी कि जब भी छोटा बच्चा, उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में रखना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त हो, विटामिन डी प्राप्त हो। ठीक है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें जैसे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, घुटने बजने स्टार्ट हो जाते हैं, ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। जैसे कुछ नौजवान भी हैं, चलते चलते उनके जो घुटने हैं, पैर बजते हैं। ठीक है, उनके पैर बसते हैं, मतलब उसमें क्या है, विटामिन डी की कमी है,
ज्यादा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश का सेवन करो। सूर्य के थोड़ी देर धूप में तो बैठना है, स्वास्थ्य के लिए इतना नहीं कर सकते, इतना गिरे वो लोग, है ना। बात करें अपन विटामिन ई की, ठीक है, तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, लड़कियों ने के लिए इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये विटामिन जिसके शरीर में अधिक मात्रा में होती है वो थोड़ा सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन, सुंदरता की विटामिन। दूसरा नाम क्या है इसका? टोकोफेरॉल। ठीक है, ये एंटीऑक्साइड विटामिन होती है। ये क्या होती है कि एंटीऑक्साइड, एंटीऑक्साइड विटामिन होती है। ठीक है, ये मुक्त ऑक्सीजन से क्रिया करके उसे नष्ट कर देती है। जो मुक्त ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके उसको नष्ट कर देती है, जिससे कोशिका युवा बनी रहती है। जैसे कोशिकाएं हैं वो वायु के साथ संपर्क करके धीरे धीरे मृत होने शुरू हो जाती है। तो जो विटामिन ई है ये क्या करती है? उस ऑक्सीजन को क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है, जिससे जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी युवा बनी रहती है और चेहरे पे थोड़ी चमक रहती है, ग्लो रहता है ना। तो ये किसके सहायता, किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद नामक रोग हो सकता है, या फिर विटामिन ई की कमी से जो बांझपन की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो सकती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या है? जैसे वेजिटेबल ऑयल है, जो सब्जियों का जो तेल है, जो सब्जियों से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो सब्जियों का तेल ही विटामिन ई हमें देता है। ठीक है, और जो मछली का तेल है, ठीक है, जो मछली का तेल है वो हमें क्या देता है? विटामिन ई देता है। जो सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर का तेल है, सूर्यमुखी के पौधे का जो तेल निकलता है, जो उसके बीजों का तेल निकलता है, वो हमें क्या देता है? हमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा में सहायता। ठीक है, एक वो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं ना विटामिन ई के, कुछ लोग उसका भी यूज करते हैं, लेकिन अब वो बैन कर दिए गए, क्योंकि वो थोड़े क्या हो गए, ये लोग उनकी आदत लग गई लोगों को, एक ड्रग के रूप में, नशे के रूप में विटामिन ई काम में हो गए, इसलिए उनको थोड़ा बंद भी कर दिया गया। आजकल बहुत कम मार्केट में आपको मिलेंगे। ठीक है, या मिल लेंगे लेकिन अलग कंपनी के कुछ मिल सकते हैं जिनमें थोड़े ड्रग की मात्रा कम हो। ठीक है, थोड़े नेचुरली आते हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन पहले जो विटामिन ई की कैप्सूल आती थी वो ग्रीन कलर की होती थी, वो बहुत बंद कर दी गई थी एक बार। उसके बाद बात करें अपन विटामिन के की, तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? नेप्टोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का दूसरा नाम है। ठीक है, विटामिन के कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन मिलकर एक इसका निर्माण करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है, यदि उसको चोट लग जाए तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाए तो रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है विटामिन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो विटामिन के है ये मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करके रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, और जो विटामिन के है इसका संश्लेषण बड़ी आंत में होता है। विटामिन के का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में। प्रश्न आ सकता है विटामिन के का संश्लेषण कौन से भाग होते हैं? बड़ी आंत में होता है। विटामिन के कौन से आयन के साथ मिलकर के रक्त का थक्का बनाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन कार्य करती है? विटामिन के, या विटामिन के का दूसरा नाम फिलोक्विनोन या फिर नेप्टोक्विनोन। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन विटामिन सी की। विटामिन सी का दूसरा नाम, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एक सेकंड। हाँ, तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी हमें कैसे प्राप्त होती है? विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं ना, आंवला, नींबू, संतरा, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होती है, और उनसे ही हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। विटामिन सी हमारे शरीर में क्या करती है? हमारे जो प्रतिरक्षा, जो इम्यूनिटी सिस्टम उसका निर्माण करती है, जो घाव भरने का कार्य है वो भी विटामिन सी करती है। ठीक है, और लोह तत्व जो हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं उनका अवशोषण भी विटामिन सी करती है। ठीक है, और विटामिन सी कैंसर रोधी व एंटीऑक्सीडेंट होती है, मतलब ये कैंसर का विरोध करती है। जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में होगी उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, और विटामिन सी की अनुपस्थिति में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा शक्कर भी रोग हो जाता है, जिससे हमारे जो मसूड़े हैं, दांत का ऊपर जो मसूड़ा है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, रक्त और ये दांत जल्दी गिर सकते हैं। ठीक है, और रक्त का स्राव अधिक मात्रा में होता है विटामिन सी की कमी से।
तो इतनी चीज क्लियर होगी, मसूड़े कमजोर हो जाएंगे और उनसे खून निकलना शुरू हो सकता है। कई बार निकल देखते हैं ना, दांतों में खून, नाक जैसे कुछ बोलते थे उसको, नाक में से खून निकलना, ठीक है, ये विटामिन सी के लक्षण है। ये ऊष्मा के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है विटामिन सी। और विटामिन सी हमें प्राप्त कैसे होगी, दूध और अंडों से। अंडों में ये अनुपस्थित होती है, इनसे प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। विटामिन सी के कौन से स्रोत हैं, आंवला, नींबू और संतरा। आंवला, नींबू और संतरा, इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में विटामिन सी का ज्यादा सेवन करते हैं। उसके बाद देखो विटामिन बी। विटामिन बी दो तीन प्रकार के होते हैं, विटामिन बी 1, बी 2 और बी 3। तीनों का अलग अलग नाम है, विटामिन बी के तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। बी 1 को क्या बोलेंगे, थाइमिन बोलेंगे। विटामिन बी 2 को क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन बोलेंगे। विटामिन बी 3 को नाइसिन बोलेंगे, ठीक है। जो विटामिन बी 1 है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। बेरी क्या होता है, जो हमारे तंत्र के तंत्र और जो मांसपेशियां हैं, ये प्रभावित होती हैं विटामिन बी 1 की कमी से, ठीक है, और बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है, जो हमारे होठ और जीभ होते हैं ना, ये फटने शुरू हो जाते हैं। वो रोग लगभग सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलता है, कि जो आपके होठ वगैरह हैं, आपकी जीभ वगैरह, ये फटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये विटामिन बी 2 की कमी से होती है। बात करें अपन विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होती है, कुछ भी याद करते हैं अपन भूल जाते हैं। तो ये विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो विटामिन बी 1 थाइमिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन। तीनों विटामिन आपको क्लियर होनी चाहिए। तीनों विटामिनों के रोग, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग, विटामिन बी 2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिन नामक रोग, ठीक है। विटामिन बी 3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग। इतनी चीज क्लियर हो जाएगी सभी को, ओके। उसके बाद देखो बात करें विटामिन बी 5 और विटामिन बी 7 की, ठीक है। तो विटामिन बी 5 का दूसरा नाम क्या है, पेंटाथेनिकमल, और विटामिन सी का बायोटीन। जो विटामिन बी 5 है, उससे बर्निंग फुट सिंड्रोम, बालों का असमय सफेद होना, ये विटामिन बी 5 से होते हैं। और देखो जैसे पैरों की जो नीचे पत्तियां होती है ना, उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये भी विटामिन बी 5 की कमी से होता है। बात करें अपन विटामिन सी यानी कि बायोटीन, तो जो गंजेपन की स्थिति होती है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए विटामिन सी की मात्रा भी हमारे शरीर में होनी जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गई विटामिन बी। विटामिन 6 देखो, विटामिन 6 का दूसरा नाम क्या है, पायरिडोक्सिन, ठीक है, जिसका कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं रक्त के अंदर, उनका निर्माण कौन सी विटामिन करती है, विटामिन बी 6। विटामिन बी 9 जिसको बोलते हैं फोलिकमल, जो हमारे शरीर में आयरन का निर्माण करती है। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 में कौन सा होता है, कोबाल्ट तो उपस्थित होता है, जो हमारे जो ब्लड कैंसर का उपचार है उसमें बहुत ही ज्यादा सहायता कर देती है हमें विटामिन बी 12, ठीक है, जो जिसे रक्त का कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी 9 की कमी से मॉडरेट एनीमिया, यदि किसी के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी ना हो जाए, ठीक है, तो उन्हें जो बहुत ही खतरनाक एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। जिनमें विटामिन सी, उनको नॉर्मल एनीमिया होगा, ठीक है। एनीमिया रोग के दो तीन लक्षण है, इतनी चीज समझ गए। एनीमिया रोग में क्या होता है, एनीमिया रोग में जो हमारी जो गोल आकार की जो चपटी हुई लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये थोड़ी हंसियाकार की होनी शुरू हो जाती है। ये कैसे हो जाती है, हंसियाकार की होनी शुरू हो जाती है, पहले गोल होती है, फिर धीरे धीरे ये हंसियाकार की होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो जल में घुलनशीलता का प्रभाव। जब अपन जल के अंदर विटामिन बी और सी, जैसे शराब है, तो शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में हमेशा क्या होगी, विटामिन बी और विटामिन सी की भारी कमी, ठीक है। क्योंकि कई वो बोलते हैं ना, शराब का अधिक सेवन करने से व्यक्ति के ये पार्ट खराब हो गया, ये खराब हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को मजबूत कौन बनाता है, विटामिन बनाती है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग कार्य है सबका। यदि अपन शराब का अधिक सेवन करेंगे तो विटामिन बी और सी की कमी होगी, ठीक है। इसलिए शराब का सेवन मत करना। अभी मुझे पता है नौजवान हो, पुलिस में लगोगे लगोगी, ठीक है, बोतलें आएंगी, तो थोड़ा बच के रहना इससे, क्योंकि उम्र बहुत कम होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो विटामिन है
ये जल में घुलनशील है, अतः मूत्र उत्सर्जन के साथ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो शराब होती है ये भी जल में घुलनशील होती है, विटामिन है ये भी जल में घुलनशील होती है। जब इसका अपन ज्यादा सेवन करेंगे शराब का तो हमारे मूत्र उत्सर्जन ज्यादा होगा, और मूत्र उत्सर्जन ज्यादा होगा तो जो ये विटामिन है ये भी हमारे मूत्र के साथ साथ बाहर निकलेगा। ठीक है ना। अब देखो, फिर से देख लो नाम। विटामिन ए का नाम क्या है, रासायनिक नाम याद कर लो। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिकमल। विटामिन बी 1 का नाम थायमिन। बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन। बी 3 का नाम नियासिन। बी 5 का नाम पेंटाथेनिकमल। बी 6 का नाम पायरिडोक्सिन। बी 7 का नाम बायोटीन। बी 9 का नाम पोलिकमल। बी 12 का नाम साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन के नाम याद हो गए। अब देखो, जो विटामिन है ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य है। हमारे शरीर को चलाने का कार्य कौन करता है, ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर को चलाने का कार्य करती है। तो विटामिन के बारे में इतनी चीज क्लियर होगी। विटामिन, विटामिन का दूसरा नाम, विटामिन का हमारे शरीर के अंदर कार्य। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। बस हर एक लाइन से प्रश्न आपको उठाना है, कितने भी प्रश्न बना सकते हो। ये तो बात अभी विटामिन की हुई है, अभी अपन और पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं खनिज लवणों के बारे में। अब तक कार्बनिक यौगिक देखे थोड़े बहुत, है ना। अब अपन अकार्बनिक रक्षक भी देख लेते हैं, जो हमारे शरीर में अपन बाहर से ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, जैसे जो खनिज लवण हो गया, जल हो गए, रेशिया हो गए। तो खनिज लवण हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। खनिज लवण है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। चालू है ना, हाँ। तो खनिज लवण हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते, क्यों नहीं करते। जो खनिज लवण है ये, इसका कार्य क्या है, खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर शरीर के ढांचे का निर्माण करते हैं। पहली बात, खनिज लवण हमारे शरीर में शरीर के ढांचे का निर्माण करेंगे। ठीक है, शरीर की वृद्धि, जो शारीरिक विकास है उसमें महत्वपूर्ण कौन होते हैं रे, खनिज लवण होते हैं। शरीर का नियंत्रण कौन करते हैं, जैविक क्रियाओं का संतुलन कौन करते हैं, खनिज लवण करते हैं। ठीक है, तो शरीर के निर्माण, वृद्धि और नियंत्रण के लिए आवश्यक कौन से होते हैं, आवश्यक होते हैं खनिज लवण। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो कुल है वो 24 आवश्यक खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, 24 आवश्यक खनिज तत्व होते हैं। खनिजों का वर्गीकरण अपन किसके आधार पर कर सकते हैं, जैसे कुछ कम मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं, कुछ अधिक मात्रा में होते हैं, उसके आधार पे। जैसे खनिज लवण है जो ज्यादा मात्रा में होते हैं, 0.1% से लेकर के 4% तक खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर और क्लोरीन, ये सभी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, 0.1% से 4% तक। और कुछ खनिज लवण है जो जो खनिज तत्व हैं वो कम मात्रा में होते हैं, जो 0.01% से भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कौन कौन से, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनियम हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सभी क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण है। ठीक है, बात करें इनकी संरचना और इनके कार्य की। ठीक है, क्या कार्य करते हैं, जैसे खनिज लवण है, एक होता है कैल्शियम, एक होता है फास्फोरस। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं, ठीक है, हड्डियों का निर्माण करते हैं, दांतों का निर्माण करते हैं और रक्त का थक्का बनाने में कार्य करते हैं। कौन कौन से, जो खनिज लवण है, कैल्शियम तथा फास्फोरस। ठीक है, और कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, रिकेट्स नामक रोग हो सकता है और दांतों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि उन विटामिन में भी यही तत्व होते हैं। ठीक है, इन्हीं से वो विटामिन बनती है। बात करें अपन फ्लोरीन तत्व की, तो फ्लोरीन का कार्य क्या है, जो फ्लोरीन तत्व है वो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है ना सफेद कलर का, उस इनेमल का निर्माण करती है, उनको मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, यदि फ्लोरीन की उपस्थिति नहीं होगी, मतलब फ्लोरीन कम होगा, तो हमारे शरीर में दांतों का क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो पर्सन ये भी आ सकता है कि दांतों का एनिमल कौन से तत्व की वजह से स्ट्रांग होता है, तो फ्लोरीन। बात करें अपन लोहे की, लोहा तत्व है, तो जो लोहा तत्व होता है वो हमारे शरीर में रक्त के अंदर वृद्धि करता है। ठीक है, रक्त की वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक होता है? लोहा तत्व, आयरन। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कौन करता है? आयरन करता है। आयरन, और आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया रोग है आयरन की कमी से हो सकता है। उसके बाद देखो सोडियम पोटेशियम के बारे में। तो जो सोडियम और पोटेशियम होता है, ये जल संतुलन, हृदय संबंधन, मतलब जो हार्ट बीट है उसको एकदम नॉर्मली बनाए रखता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? सोडियम और पोटेशियम की कमी से आपकी बीपी लो हो सकती है। अपन बोलते हैं ना, बीपी हो गई, लो हो गई, या फिर किसी की हाई हो गई टेंशन की वजह से, या टेंशन की वजह से कम हो गई। ठीक है, तो ये सभी रोग किसकी वजह से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम की कमी से ये रोग होते हैं। ठीक है, बात करें अपन आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है। ठीक है, जिसको ग्वाइटर रोग नामक रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? ग्वाइटर। ठीक है, और इस आयोडीन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर नामक रोग होता है। ठीक है, बात करें अपन जिंक, तो जिंक हमारे शरीर में लार, इंसुलिन और आंसुओं का निर्माण करता है। हमारी लार का निर्माण कौन करता है? जिंक करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है उसका निर्माण कौन करता है? जिंक तत्व करता है। और जो हमारे आंसू बनते हैं, ठीक है, इसका निर्माण भी कौन करता है? इसका निर्माण भी जिंक करता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं जल की। तो जो जल होता है ये हमारे शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है? 60 से 65% भाग में क्या पाया जाता है? सिर्फ जल पाया जाता है। और जल का कार्य क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करना, मतलब शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। मूत्र विसर्जन के द्वारा भी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, और कम से कम दिन के अंदर 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही जरूरी है। और कोई पानी नहीं पिए तो उसका याद दिलाना भी आपका धर्म है, कि याद दिलाओ कि ये इंसान पानी नहीं पी रहा टाइम टाइम। पानी पीना चाहिए, बहुत जरूरी है पानी पीना। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन खाद्य रेशों की। ठीक है, बात करें अपन खाद्य रेशों की, तो जो खाद्य रेशे हैं वो शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे पाचन के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो भोजन को आंतों में खिसकने में कौन मदद करते हैं? खाद्य रेशे करते हैं। भोजन को आंतों के अंदर खिसकने का कार्य कौन करते हैं? खाद्य रेशे करते हैं। जल का अवशोषण कौन करते हैं? खाद्य रेशे करते हैं। ठीक है, विषैले और हानिकारक पदार्थों को शरीर से कौन बाहर निकालता है? खाद्य रेशे। ग्लूकोज को अवशोषित करके शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? खाद्य रेशे। ठीक है, शर्करा को नियंत्रण करता है, मतलब अगर शर्करा नियंत्रित हो जाएगी तो हमारे शुगर नामक रोग नहीं होगा, मधुमेह रोग नहीं होगा। ठीक है, तो खाद्य रेशे ज्यादातर किससे प्राप्त होते हैं? अनाज, चोकर, गोभी, गाजर, सलाद, भिंडी से, मतलब जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उन सभी से हमें खनिज लवण भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। अब ते समोसो खार का होगा कि मेरी बॉडी बन जाएगी, कचौरी खार का होगा, पुचका खार का होगा, और क्या नाम है, मैगी खार का होगा, और मूढ़ी, दाल मूढ़ी खार का होगा। ठीक है, और क्या नाम है, बताया तो यार, क्या नाम बताया, ये खासी जलेबी खार का होगा, के माने मोटा को नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीज ध्यान में रखियो। आप देखो, जो खनिज होते हैं वे तो 24 जो अलग अलग तत्व हैं आवश्यक है, जो शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं, जो हमारे जैविक तंत्र को नियंत्रण करता है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि इन तत्वों को हम शरीर में बाहर से प्राप्त करते हैं, हमारे भोजन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे हमें प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शरीर जैविक नियंत्रण नियंत्रित होता है, आराम से पूरे शरीर का सही से संचालन होता है। हमारे शरीर में जल जो 60 से 65% हिस्से में जल पाया जाता है। ठीक है, जल की मात्रा होती है। जो रेशे हैं जो ऊर्जा रहित तो होते हैं, लेकिन भोजन और ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं हमारे शरीर के अंदर। और जिनमें इन सभी चीजों का मिश्रण हो जाए उसी को अपन क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, ये सभी तत्व कैलोरी नहीं देते, मतलब ऊर्जा नहीं देते, लेकिन इनके बिना शरीर की रूपरेखा, जो शरीर का तंत्र है, ये क्या है? विफल है। ठीक है, तो आज की चैप्टर को यहीं पे अपन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा?
अब तक हमने किसके बारे में देख लिया? अब तक हमने संतुलित आहार के अंदर, पोषण के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जिससे पर्सन बनते हैं, वसा पढ़ा जिससे पर्सन बनते हैं, प्रोटीन पढ़ा जिसके अंदर पर्सन बनते हैं, सबसे ज्यादा पर्सन बनते हैं विटामिन के अंदर, तो विटामिन भी पढ़ा, ठीक है, खनिज लवण भी देखी। तो इनसे पूरी आज की क्लास में 100% आप बना सकते हो, 100 से ज्यादा ही बना सकते हो। हर एक लाइन पे आप फोकस करोगे ना, हर एक लाइन पे, हर एक स्लाइड पे मैंने बताए पर्सन, हर स्लाइड पे 5-7 पर्सन बताए। टोटल ये कितने हैं? 45 स्लाइड बनाई थी, 45 स्लाइड में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सोच लो कितने पर्सन बन सकते हैं। यदि एक स्लाइड से भी अगर कम से कम माने तो 2% माने तो 45 और 90% होते हैं, लेकिन 2 से तो ज्यादा ही पर्सन है हर स्लाइड में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई आज मैंने। हर एक स्लाइड से पर्सन बन रहा है, नोट्स बनाइए अच्छे से, हर एक चीज को पढ़िए, ठीक है, अच्छे से चैप्टर को कवर कीजिए। हमारी क्लास डेली शाम को 3 बजे आती है, 3 बजे ना आए तो 4 बजे आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो जाता है। बीच में 3 दिन है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने चले गए, वहां पे हो गई थोड़ी दिक्कत, फोन फूट गया और तो क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।